गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समाजशास्त्री सिद्धांत को एक प्रक्रिया के रूप में देखने और समझने का प्रयास करेंगे। अभी तक आपने जो किया है वो क्या किया है कि समाजशास्त्री सिद्धांत क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, और आज हम करेंगे समाजशास्त्री जो सिद्धांत है वह एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया का मतलब क्या है? वह क्रिया जो अनंत रूप से चलती रहे उसको हम प्रक्रिया कहते हैं। प्रक्रिया वह होती है जिसके अपने एक नियम होते हैं जिसके आधार पर वह निर्मित होती है। सभी समाजशास्त्री इस बात को स्वीकार करते हैं कि सिद्धांत कोई वस्तु नहीं है बल्कि यह एक प्रक्रिया है। शेपेर के अनुसार सिद्धांत धीरे धीरे विकसित होता है जिसमें आरंभिक अस्पष्ट विचार का उपयुक्त स्पष्ट एवं ब्यूरोवार कथन उभरता है। शेपेर क्या कहना चाहते हैं कि सिद्धांत अनायास नहीं विकसित होता है, इसके विकास की प्रकृति जो है, जो प्रगति की प्रक्रिया है वो ग्रेजुअल है, बहुत स्लोली ये डेवलप होता है। प्रारंभ में एक ही अस्पष्ट वाक्य होता है, एक अस्पष्ट हमारे मन में कोई विचार उत्पन्न होता है और फिर उस विचार कितना उपयुक्त है उसको लेकर हम रिसर्च करना प्रारंभ करते हैं, तथ्यों का संकलन करते हैं। धीरे धीरे वह स्पष्ट होता है, स्पष्ट होने के बाद हम उसका ब्यूरोवार यानी उसका ब्यौरा देते हैं, विश्लेषण करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, फिर एक स्पष्ट कथन हमारे सामने उभरता है। इस दृष्टिकोण से विज्ञान का कार्य निरंतर अधिक परिष्कृत सिद्धांत को खोज करना है और फिर उसको प्रस्तुत करना है। परिष्कृत सिद्धांत नई समस्याओं को प्रस्तुत करने में व उनके समाधान खोजने में सहायक होते हैं। साथ ही वे पुरानी समस्याओं जो कि पुराने सिद्धांत को नहीं सुलझा पाई हैं, नए सिद्धांतों के माध्यम से विश्लेषित की जा सकती हैं। सिद्धांत का विकास मात्र आंकड़ों का संग्रहीकरण पर निर्भर नहीं करता। यह महत्वपूर्ण बात यह है कि नई समस्याओं के लिए नए सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते हैं, नई तरह के पुराने सिद्धांतों को परिष्कृत किया जाता है। और कई बार क्या होता है, जो हमारी पुरानी समस्याएं हैं, जो पुराने सिद्धांत जिनका हमारे सम्मुख समाधान या उसके कारण प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो उन सिद्धांतों का पुनः अवलोकन और विश्लेषण कर उसे परिष्कृत किया जाता है या उनके स्थान पर नया सिद्धांत भी प्रस्तुत किया जाता है। यह कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना सा है, सिद्धांत एक बार बनने के बाद समाप्त नहीं होता। सिद्धांत एक बार आपने उसको निर्मित कर दिया है, लेकिन जैसे जैसे हमारे सामाजिक परिवर्तन होते हैं, सामाजिक घटनाएं परिवर्तित होती हैं, तो आवश्यकता के अनुसार हमारे सिद्धांत में भी परिवर्तन आता है। नए सिद्धांतों का भी प्रतिपादन होता है और नए पुराने सिद्धांतों को परिष्कृत भी किया जाता है। और महत्वपूर्ण बात यह है, केवल आंकड़ों को एकत्रित कर देने मात्र से सिद्धांत का निर्माण नहीं होता है और सिद्धांत के निर्माण के लिए उसका विश्लेषण भी किया जाना अनिवार्य है। सभी समाजशास्त्री ये चाहते हैं कि उनका सिद्धांत बहुत बेहतर हो, जिसको चैलेंज नहीं किया जा सके, वह अपने आप में इतना अटूट हो कि उसमें परिवर्तन की संभावनाएं नहीं रहे। यहाँ अटूट होना, परिवर्तन की संभावनाएं न रहने का मतलब ये नहीं है कि सिद्धांत की प्रकृति रिजिड है। यह कहने का अभिप्राय यह है कि अध्ययनकर्ता का प्रयास ये रहता है कि वह इस प्रकार का कोई भी उसमें फालिसी नहीं छोड़े, किसी प्रकार का कोई लकुना ना छोड़े जिसमें आगे हमें संशोधन करने की आवश्यकता पड़े। यानी वह अपने सिद्धांत पर इतनी मेहनत करे कि जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उन पॉसिबल क्वेश्चंस को रेज करके उन सबका उत्तर उसके अंदर प्रस्तुत कर सके। सिद्धांत और तथ्यों के मध्य अंतःक्रिया निरंतर होती रहे, यह भी आवश्यक है। यहाँ हमें महत्वपूर्ण समझ लेना, एक और तो सिद्धांत आंकड़ों को एकत्रित करना ही नहीं है, आंकड़ों को एकत्रित करके उसका विश्लेषण भी प्रस्तुत करना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कहते हैं, सिद्धांत के निर्माण में तथ्यों के बीच संबंधों का होना बहुत आवश्यक है। लेकिन सिद्धांत के क्षेत्र में प्रगति को कैसे मापा जाए, इसको लेकर किसी प्रकार का कोई मैतक्य हमें देखने को नहीं मिलता है। कुछ समाजशास्त्री अपने सिद्धांतों को विषय वस्तु के विस्तार के माध्यम से
वह सही भविष्यवाणी के आधार पर सिद्धांत को अधिक उपयुक्त बनाने का प्रयास करते हैं। नाउ क्वेश्चन राइजेस कि कौन सा सिद्धांत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सा सिद्धांत सही है। तो कुछ समाजशास्त्री ये मानते हैं कि उन्होंने जो अपने अध्ययन की विषय वस्तु ली है उसके बारे में सिद्धांत यदि भविष्यवाणी करने की क्षमता रखता है तो हम ये मानते हैं वह सिद्धांत सही है। लेकिन कुछ समाजशास्त्री कहते हैं ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है। अन्य समाजशास्त्री यथार्थ को सिद्धांत के समीप लाने का प्रयास करते हैं। वे सिद्धांत की सफलता इस बात से आंकना चाहते हैं कि सिद्धांत किस प्रकार से व्यक्ति की चेतना व व्यवहार को परिवर्तित करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर समाजशास्त्री कहते हैं केवल हमें भविष्यवाणी नहीं करनी है, हमें तो ये देखना है सिद्धांत कितना ज़्यादा वास्तविकता के, सोशल रियलिटी के करीब आता है। और इसके अलावा केवल सोशल रियलिटी को एज इट इज़ हमारे सामने प्रस्तुत करता है जिस रूप में दिखाई देती है, इसके अतिरिक्त वे व्यक्तियों की चेतना यानी उनका चिंतन करने का जो सामूहिक स्तर है उसको वह कैसे प्रभावित करता है, कैसे परिवर्तित करता है, उसको भी वह भी सामाजिक सिद्धांत की को मापने का एक तरीका है कि सिद्धांत कितना सही है या गलत। यानी ये समाजशास्त्री कहते हैं वही सिद्धांत अपने आप में सही है जो व्यक्तियों की चेतना को और व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करता है और परिवर्तित करता है। एक में सिद्धांत यथार्थ के समीप लाया जाता है तो दूसरे में यथार्थ को सिद्धांत के माध्यम से सामाजिक अंतःक्रिया के अर्थ को अधिक गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक और तो हम समाज सिद्धांत को क्या करें, बहुत ज़्यादा रियलिटी के करीब ले आते हैं, भविष्यवाणी कर लेते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, दूसरे दृष्टिकोण में सामाजिक अंतःक्रिया को बहुत गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। हम माइक्रो लेवल पर सोशल इंटरेक्शन को देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि कैसे व्यक्ति के व्यवहार या व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित और परिवर्तित किया जा सकता है। साधारणतया सिद्धांत के लिए माना जाता है कि जब तक उन्हें गलत साबित नहीं किया जाता वे उपयोगी रहते हैं। अब सिद्धांत की उपयोगिता कब तक है? सिद्धांत की उपयोगिता तब तक है जब तक कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें गलत सिद्ध नहीं कर दे। ऐसे सिद्धांत जो कि तथ्यों को समझाने की क्षमता नहीं रखते अथवा जो कोई दिशा प्रदान नहीं करते उन्हें नकारा जाना चाहिए। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सिद्धांत को क्या होना है, सिद्धांत को जो भी तथ्य उसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं उसको उसके अंदर समझाने की क्षमता होनी चाहिए। अगर वह उसको समझाने की क्षमता नहीं रखता है तो ऐसे सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर हम बारीकी से इस कथन का परीक्षण करें तो यह पता चलता है कि अधिकांश सिद्धांत समाजशास्त्र में तथ्यों के द्वारा निर्मित नहीं हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वे सिद्धांत जो कि तथ्यों के द्वारा सुनिश्चित नहीं हुए हैं किस तरह लोकप्रिय हो जाते हैं। समाजशास्त्रियों ने कहा कि समाजशास्त्र में सारे सिद्धांत केवल सूचनाओं पर ही आधारित नहीं हैं। बहुत से ऐसे सिद्धांत मिलेंगे जो तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। नाउ क्वेश्चन राइजेस, अगर ऐसे सिद्धांत हैं जो तथ्यों पर आधारित नहीं हैं तो फिर वह लोकप्रिय कैसे हो जाते हैं, उसको हमें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसका प्रमुख कारण यह है कि सिद्धांत की परिभाषाएं विभिन्न रही हैं और प्रमुख रूप से समाजशास्त्र में सिद्धांतों का उपयोग यथार्थ की प्रकृति को समझने और यथार्थ की प्रकृति क्या है जैसे प्रश्नों से जुड़ी रही है। अब ना आपने प्रश्न किया कि ऐसे सिद्धांत लोकप्रिय कैसे हो जाते हैं, तो इसका उत्तर समाजशास्त्री देते हैं कि समाजशास्त्र में सिद्धांतों की प्रकृति अलग अलग प्रकार की रही है। समाजशास्त्र में जो सिद्धांत हैं उसको यदि हम देखें तो उसके अंदर हम पाते हैं समाजशास्त्र के सिद्धांत यथार्थ की प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ सोशल रियलिटी, उसको जानने का प्रयास करते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्हाट इज सोशल रियलिटी। और इसी के कारण ये सिद्धांत हमारे प्रचलित और लोकप्रिय हो जाते हैं। इस दृष्टिकोण से समाजशास्त्रीय सिद्धांत अभिमुखन और उपागम के रूप में अधिक प्रचलित एवं लोकप्रिय रहे हैं, न कि सिद्धांत की उस परिभाषा से जिसमें उसे प्राकथनों के माध्यम से ऐसे तार्किक संबंध जिनकी व्याख्या आनुभाविक तथ्यों के आधार पर हो सकती है माना गया है।
बहुत साधारण, हम इनको तोड़ तोड़ कर भी समझे तो समझ में आएगा। तो समाजशास्त्र में ऐसे सिद्धांत जो तथ्यों पर आधारित नहीं है वो क्यों लोकप्रिय हैं? तो उन्होंने कहा हकीकत में या वास्तविकता में अधिकांशतः समाजशास्त्रीय सिद्धांत जो हैं उनके स्थान पर अभिमुखन या उपागम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभिमुखन और उपागम क्या है? जैसे कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया, ये हमारा अध्ययन करने का दृष्टिकोण होता है, उसको हम अभिमुखन या उपागम कहते हैं। तो समाजशास्त्रीय सिद्धांत में अधिकांशतः उपागम के रूप में उनको प्रस्तुत किया गया है और ये लोकप्रिय इसलिए हैं कि यहाँ पर जो प्राकथन होते हैं उन प्राकथनों के मध्य ऐसे तार्किक संबंध जिनकी व्याख्या आनुभाविक तथ्यों के आधार पर हो सकती है माना गया है। इन्होंने कहा ऐसे सिद्धांतों में इसको इतना महत्व नहीं दिया गया कि प्राकथनों के बीच में आनुभाविक संबंधों की ही स्थापना हो, तो इन्होंने कहा इसीलिए ये सिद्धांत ज़्यादा लोकप्रिय हो जाते हैं। अतः समाजशास्त्र के सिद्धांत एक और तो सिद्धांत एवं सत्ता मीमांसा एवं ज्ञान मीमांसा के आधार से जुड़े हैं। ज्ञान मीमांसा यानी ज्ञान की जो जिज्ञासा है उसकी पूर्ति के लिए जुड़े हैं, तो दूसरी ओर सिद्धांत एवं तथ्य के परस्पर संबंधों से यानी कार्य कारण संबंधों की स्थापना से। यह स्थिति सिद्धांत के संज्ञात्मक बहुवाद का प्रतिफल है। ये सिद्धांत क्या है? कॉग्निटिव प्लुरलिज्म है इनके अंदर, और कॉग्निटिव प्लुरलिज्म के अंदर हम सिद्धांत का निर्माण ज्ञान के विकास के लिए भी करते हैं और कार्य कारण संबंधों की स्थापना के लिए भी करते हैं। सिद्धांत की अवधारणा की विवेचना करने में उसकी कतिपय परिभाषाओं को प्रस्तुत करना समीचीन होगा। कैपलान ने यह अपनी पुस्तक सिंबॉलिक कंस्ट्रक्शन में कहा है, नहीं, कैपलान की पुस्तक का नाम, कैपलान को वॉल्टर वैलेस ने, आई थिंक देयर इज सम कंफ्यूजन, यस, कैपलान को वॉल्टर वैलेस ने अपनी किताब सोशियोलॉजिकल थियरी एंड इंट्रोडक्शन में कोट किया है। और कैपलान ने कहा के अनुसार सिद्धांत एक प्रतीकात्मक निर्माण है, सिंबॉलिक कंस्ट्रक्शन है। यह परिभाषा इस बात को इंगित करती है कि सिद्धांत विभिन्न प्रकार के आनुभाविक निष्कर्षों को इस तरह व्यवस्थित रूप प्रदान करता है कि उसके माध्यम से तार्किक एवं बोधगम्य व्यवस्था निर्मित हो सके। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, कैपलान क्या कह रहे हैं? सिद्धांत क्या है? ये एक प्रतीकात्मक निर्माण है। किस चीज़ का प्रतीकात्मक निर्माण है ये समझ लीजिए। इन्होंने कहा कि सिद्धांत विभिन्न प्रकार के आनुभाविक निष्कर्षों को, आनुभाविक निष्कर्ष क्या है? जो हम अध्ययन क्षेत्र में जाकर अनुभव करते हैं उनके आधार पर आनुभाविक निष्कर्षों को एक व्यवस्थित रूप प्रदान करता है। आपने जो कुछ भी अनुभव किया उसको एक व्यवस्थित रूप प्रदान करके उनके बीच क्या करता है? एक तार्किक संबंधों की स्थापना करता है और उस व्यवस्था को बोधगम्य बनाता है। बोधगम्य का यानी समझने योग्य बनाता है, उसको हम सिद्धांत कहते हैं। रॉस ने सिद्धांत की परिभाषा देते हुए कहा है कि सिद्धांत परिभाषाओं, अभिग्रहों एवं साधारण प्राकथनाओं का एक ऐसा सम्मिलित पुंज है जो कि किसी एक विषय से संबंधित होता है और जिसके माध्यम से विशिष्ट एवं परीक्षण योग्य कथनों को तार्किक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर रॉस की परिभाषा भी महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं सिद्धांत क्या है? सिद्धांत में परिभाषाएं हैं, अजम्पशंस हैं, साधारण प्राकथन हैं। इन तीनों से मिलकर एक सिद्धांत का निर्माण होता है और ये तीनों किससे जुड़े हुए हैं? आप जो भी विषय वस्तु लेते हैं उसके साथ इनका संबंध होता है और फिर उनके बीच एक विशिष्ट प्रकार का संबंध होता है उस जो कि परीक्षण के योग्य होते हैं। ऐसे कथनों का निर्माण जो विशिष्ट होते हैं, परीक्षण योग्य होते हैं, जो तार्किक रूप से संबंधित होते हैं, उसके द्वारा सिद्धांत का निर्माण होता है। मर्टन ने सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या करते हुए उसकी परिभाषा इस तरह से दी है कि सिद्धांत क्या है? सिद्धांत प्राकथनों के मध्य तार्किक संबंधों का वह पुंज है जिसमें आनुभाविक एक रूपताएं समझी जा सकती हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मर्टन का सिद्धांत परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। मर्टन कहते हैं सिद्धांत क्या है? प्राकथनों के मध्य तार्किक संबंध। यहाँ पर मर्टन प्राकथनों को महत्व दे रहे हैं। वह कह रहे हैं इन प्राकथनों के बीच में तार्किक संबंधों का होना आवश्यक है और उनके द्वारा क्या होता है, जिससे क्या उत्पन्न होता है?
आनुभाविक एकरूपताएं समझी जा सकती हैं। एम्पेरिकल यूनिफॉर्मिटी, जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, एक जैसा दिखाई दे रहा है, उसको हम समझ सकते हैं, उसके आधार पर सिद्धांत का निर्माण होता है। पार्सन्स ने भी अपनी किताब द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में इसको समझाने का प्रयास किया है। पार्सन्स के अनुसार सिद्धांत प्राकथनों के निर्माण और उसके परस्पर तार्किक अंतः संबंध से इस तरह से आबद्ध है कि उसके माध्यम से प्राकथनों का आनुभाविक सत्यापन हो सके, जो कि स्वयं आनुभाविक तथ्यों पर आधारित है। पार्सन्स भी क्या कहते हैं, सिद्धांत किससे बनते हैं? प्राकथनों के निर्माण और उनके बीच जो तार्किक अंतः संबंध होते हैं वह उस पर आधारित होता है, और इन प्राकथनों के हम अनुभव के आधार पर इसकी सत्यता को प्रमाणित कर सकते हैं, जांच सकते हैं, और उसी के आधार पर सिद्धांत का निर्माण हो सकता है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हमें सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण तत्व दिखाई देते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला है, आनुभाविक आधार पर तथ्यों के संकलन द्वारा सामाजिक प्रघटना को समझने के लिए विभिन्न एवं उपयुक्त पद्धतियों के आधार पर आंकड़े एकत्रित किए जाएं। सबसे पहले क्या करना है, कोई सामाजिक प्रघटना का चुनाव करना है, फिर उसको समझने के लिए हम आनुभाविक आधार पर तथ्यों को संकलित करते हैं, और संकलित करने का तरीका क्या है, एक उचित पद्धति का प्रयोग कर हम आंकड़े एकत्रित करते हैं और आंकड़ों को एक व्यवस्थित रूप प्रदान करते हैं। दूसरा, तथ्यों एवं तर्क के आधार पर संक्षिप्त प्राकथनों का निर्माण, फिर हम प्राकथन बनाते हैं। प्राकथन कैसे बनते हैं? तथ्यों के आधार पर और उनके बीच के तार्किक संबंधों के द्वारा। फिर विभिन्न प्राकथनों के परस्पर भी हम एक तार्किक संबंधों की स्थापना करते हैं, जिसको युक्तायुक्त संबंध कहा है। फिर इन प्राकथनों के परस्पर अंतर संबंध से तार्किक आधार पर आनुभाविक साधारणीकरण की व्याख्या, हम जब इन प्राकथनों में तार्किक आधार पर संबंध स्थापित कर लेते हैं तो हम उसको जनरलाइज करते हैं। इम्पिरिकल जनरलाइजेशन उसका प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इम्पिरिकल जनरलाइजेशन यानी हमने जो आंकड़े एकत्रित किए हैं उसके आधार पर जो हमें कार्य कारण संबंध दिखाई देते हैं वो हम प्रस्तुत करते हैं। इन तर्कयुक्त प्राकथनों के माध्यम से अन्य क्षेत्रों के आनुभाविक साधारणीकरण के माध्यम से निर्मित कथनों की व्याख्या। तो अब इन कथनों के आधार पर जो आपने एम्पिरिकल जनरलाइजेशन किया है, उसी एम्पिरिकल जनरलाइजेशन को हम अन्य क्षेत्रों में भी उसकी व्याख्या करके देखते हैं। इस सिद्धांत के माध्यम से किसी सामाजिक प्रघटना को समझने एवं परिप्रेक्ष्य के आधार पर प्रस्तुत करने की क्षमता, यानी अब ये जो सिद्धांत आपने निर्मित किया है किसी सामाजिक प्रघटना को समझने के लिए, और उसी के आधार पर हम उसको प्रस्तुत भी कर सकते हैं। तो ये हैं, इसके आधार पर हम देखते हैं कि समाजशास्त्र के ये महत्वपूर्ण तत्व, समाजशास्त्रीय सिद्धांत के हमें ये महत्वपूर्ण तत्व दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, समाजशास्त्रीय सिद्धांत एक प्रक्रिया के रूप में है, और अब हमने अब तक जो किया है समाजशास्त्रीय सिद्धांत की अलग अलग परिभाषाएं, फिर उनकी विशेषताएं और उसके प्रक्रिया के रूप में उसको हमने किया है। अब कल हम एक नया विषय प्रारंभ करेंगे, नया टॉपिक प्रारंभ करेंगे, और इसको आप लोग पढ़िए, समझिए और अपने प्रश्न करिए। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।